नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय है पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, कक्षा 11वीं, अध्याय जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम और लेखन। पाठ का प्रारंभ होता है जनसंचार माध्यम। मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। प्रभास जोशी, वरिष्ठ पत्रकार ने ये बातें कही। अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 11वीं के लिए तीसरे पुस्तक के रूप में ली गई है। जनसंचार माध्यम में सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जनसंचार है क्या। पाठ आप देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जनसंचार है क्या। पहले हम संचार के बारे में बात करेंगे। संचार किसे कहते हैं? आपको मैं लिखित के रूप में संचार या अध्याय भेज दूंगा। सबसे पहले देखिए कि संचार है क्या। संचार शब्द की जो उत्पत्ति है वह चर धातु से हुई है, जिसका मतलब या अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आप इससे पहले भी जनसंचार माध्यम या परिवहन के माध्यम, संचार के साधनों के बारे में पढ़ चुके हैं सामाजिक अध्ययन के रूप में। आपने पढ़ा संचार के वे साधन होते हैं जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं। यहाँ पर संचार का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही संचार होता है। आपकी पाठ्य पुस्तक में बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है कि विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा। जैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है, इसी प्रकार टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजना भी संचार कहा जाता है। इस प्रकार मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेमके ने भी कहा है, संचार अनुभव की साझेदारी है। इस प्रकार से हम संचार के बारे में कह सकते हैं कि संचार शब्द का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि का प्रभाव या आदान प्रदान करना ही संचार है। अतः जो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे हैं, ये एक प्रकार का संचार हुआ। एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को भी एक दूसरे में बांटते हैं। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, बल्कि हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ लेने को जनसंचार कहते हैं। संचार दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जब मिलते हैं वो संचार है। लेकिन जब किसी प्रक्रिया के द्वारा, किसी साधन के द्वारा हम हजारों लाखों लोगों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो वो जनसंचार में शामिल हो जाता है। इसी प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित या मौखिक, दृश्य, श्रव्य माध्यम के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने
वाले तरीके को संचार माध्यम कहते हैं। ये था संचार। अब प्रश्न उठता है कि संचार के प्रकार। इससे पहले कि संचार के प्रकार पर हम चर्चा करें, संचार की परिभाषा हमने देखी। अब यहाँ पर देखिए कि हम अक्सर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और संचार प्रक्रिया जारी रहती है। मनुष्य जब जीवित है वह संचार करता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो वह इस दुनिया में आते ही इस दुनिया में संचार से जुड़ जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी रोने की आवाज़ सुनता है और रोने की आवाज़ से ही हम यह अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति या वह बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। वह रोया या चिल्लाया अपनी माँ का ध्यान आकर्षित करता है। वह पल पल कोई चीज़ मांगता है, वह रोता है, चिल्लाता है, आ ऊ आ करता है। इससे वह समाज से जुड़ता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति देता है। भावनाओं को अभिव्यक्त करने के इसी कार्यक्रम को संचार कहते हैं। आज जनसंचार माध्यम पूरी तरह से बढ़ गए हैं और जुड़ गए हैं। इस प्रक्रिया को आगे देखते हैं। संचार को करने से पहले हम संचार के तत्वों को देखते हैं। संचार के तत्वों को ध्यानपूर्वक देखने से या समझने से पहले हम उसके इस चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र को बड़े ही ध्यान से देखिए कि ये है संचार प्रक्रिया की पूरी व्यवस्था कि संचार कैसे होता है। संचार एक अंतर क्रियात्मक प्रक्रिया है, अंदर की भावना है। एक प्रक्रिया होने के कारण इसमें कई तत्वों अथवा चरणों का होना स्वाभाविक है और तभी यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। संचार प्रक्रिया व इसके तत्वों अथवा चरणों को इस प्रक्रिया के द्वारा समझा जा सकता है। सबसे पहले आप अनुमान लगाएं कि आप कहीं पर स्थित हैं, आप किसी घटना को या शोर को सुनते हैं और वहाँ उस शोर के माध्यम से ही संचार प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले उस शोर को सुनने मात्र से कोई व्यक्ति क्या करता है, उसको शुरू करता है और श्रोत्र तक या संचारक तक वह पहला बिंदु आप देख रहे हैं, श्रोत्र या संचारक तक वह प्रक्रिया चलती है। यह संचार प्रक्रिया का पहला तत्व है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत श्रोत्र या संचारक के द्वारा होती है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी भाव, विचार, अनुभव या संदेश आदि को किसी अपने मित्र को, अपने साथी को या किसी भी अन्य को जब बताना चाहता है या उस तक पहुंचाना चाहता है तब संचार प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मान लीजिए आपकी कक्षा में किसी सहपाठी से पेन मांगना चाहते हैं। जैसे ही आपके मस्तिष्क में पेन मांगने का विचार उत्पन्न हुआ, शोर उत्पन्न हुआ, तभी संचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार श्रोत्र या संचारक संचार प्रक्रिया के पहले तत्व तक अर्थात श्रोत्र तक पहुंच जाता है। इसके बाद दूसरा है संदेश। संदेश को हम एक संदेश बनाते हैं। अब श्रोत्र के पास संदेश पहुंच गया, अब वह संदेश का निर्माण करता है। श्रोत्र क्या करता है, एक विचार उत्पन्न करता है कि कैसे पेन मांगे, कैसे वह उससे मांगे। अब वह उसको एक कोड रूप में, एक अपनी भाषा के रूप में संचरित करता है, जिसे कूटीकृत कहा जाता है या जिसे एनकोडिंग भी कहा जाता है। एनकोडिंग या कूटीकृत। जब संचार मस्तिष्क में एक विचार, भाव आदि उत्पन्न होता है तब उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उस विचार को किसी कूट चिन्ह या कोड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार की कूट चिन्ह या कोड कही जा सकती है। इसी कूटीकृत या एनकोडिंग के लिए कहा गया है कि वह उसका एक खाका तैयार करता है कि वह अपने साथी से किस प्रकार से उस चीज़ को मांगेगा।
फिर वह संदेश, वह उस बात को आगे अपने मित्र को तीसरी प्रक्रिया के रूप में, संचार के रूप में भेज देगा। यह संचार का तीसरा एवं महत्वपूर्ण तत्व है। संचार प्रक्रिया का यह तत्व संचार या स्रोत के उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः संचारक या स्रोत को अपने संदेश के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। सरल, सहज व स्पष्ट होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता तक वह पहुंच सके और वह आसानी से उसे प्राप्त कर सके। इसके आगे है माध्यम। जब वह उस संदेश को आगे भेजता है तो उसके भेजने के लिए उसे किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो वह साधन, वह माध्यम क्या है? यह संचार प्रक्रिया का अगला या चौथा तत्व कहा जा सकता है। स्रोत द्वारा कहे गए शब्द या माध्यम ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, लिखित माध्यम में पहुंचते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, पत्र, समाचार पत्र आदि ये माध्यम हो सकते हैं। इसके बाद अगला जो तत्व है वह प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता रिसीवर, जो उस संदेश को लेता है, ये इसका अगला तत्व है। जब यह संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है तब वह उस संदेश को कूट चिन्हों में छिपे अर्थों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मान लो वह इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो इस कूटीकृत या प्राप्तकर्ता में एक बात अवश्य होनी चाहिए कि दोनों में जो कूट रूप है, जो कोड रूप है, दोनों को समझ में आना चाहिए कि दोनों एक ही प्रकार की भाषा को जानने वाले होने चाहिए, ताकि वह उसे आसानी से डिकोड कर सके या कूट वाचन कर सके, उसको आसानी से समझ सके। यदि मान लो कि संदेश देने वाला अंग्रेजी माध्यम के द्वारा उसे भेज रहा है और प्राप्तकर्ता को अंग्रेजी नहीं आती, तो ऐसी अवस्था में जो संदेश है, जो संचार है, वह अवरुद्ध हो जाएगा, वह रुक जाएगा। अतः इस प्रकार की प्रक्रिया आगे नहीं चल सकती। अतः दोनों का माध्यम एक होना चाहिए और प्राप्तकर्ता के द्वारा उस कूट रूप को समझने में सार्थक होना चाहिए, तभी वह उसको आसानी से कर सकता है। जब वह इसको डिकोड कर लेगा, अर्थात इसके छिपे हुए अर्थ को समझ लेगा, तो इसे कहते हैं डिकोडिंग। यह एनकोडिंग का, कूटीकृत का एकदम उल्टा रूप है। ये एनकोडिंग और डिकोडिंग अक्सर एक एक नंबर के क्वेश्चन के अंक के रूप में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद फीडबैक। जब प्राप्तकर्ता संदेश को डिकोड करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है, तब वह उस संदेश के प्रति अपनी सकारात्मक या नकारात्मक प्रक्रिया व्यक्त करता है। उसकी यही प्रक्रिया फीडबैक कहलाती है। आप चित्र में अंत में फीडबैक देख रहे हैं। शोर से शुरू हुआ, आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ शुरू होता है शोर से, और शोर से संचारक तक गया, संचारक से संदेश, संदेश से माध्यम, माध्यम से प्राप्तकर्ता तक, और प्राप्तकर्ता तक फीडबैक। फीडबैक के माध्यम से वह यह निर्णय करता है कि उसको इसके बारे में क्या पता है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि आपका सहपाठी आपको पेन देता है तो सकारात्मक फीडबैक, या फिर पेन देने से मना कर देता है तो नकारात्मक फीडबैक, तब संचार प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। परंतु यदि सहपाठी संदेश का अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ हो जाए, तब आपको अपने संदेश में उचित सुधार करने की ज़रूरत होगी और अपने साथी को तक पहुंचाएंगे और वापस वो संदेश फीडबैक से संचारक तक चला जाएगा। इस प्रकार से संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है, और इसके लिए आप संचार के तत्वों को ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे। ये संचार के तत्व जो आपको
लिखित रूप में भी भेज दिए जाएंगे। और संचार के तत्व लिखते हुए आपने चित्र अवश्य बनाना है। अब हम संचार के प्रकारों पर दृष्टि डालते हैं। संचार एक जटिल प्रक्रिया है, मुश्किल प्रक्रिया है। उसके कई रूप या प्रकार हैं और विभिन्न परिस्थितियों में उसके भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। ये रूप परस्पर घुले मिले होते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग करके देखना काफ़ी कठिन है। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए संचार के रूपों को निम्न शीर्षकों के द्वारा देखा जा सकता है। देखिए, कभी कभी आप अपने मित्रों को इशारे से बुलाते हैं, जाहिर है यह इशारा भी एक प्रकार का संचार है। इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। गूंगे बहरों के द्वारा किए गए इशारे, मूक भाषा में किया गया संचार सांकेतिक संचार कहा जाता है। मौखिक संचार के साथ साथ दोनों हथेलियां जोड़कर प्रणाम का इशारा भी करते हैं। इस प्रकार किया गया संचार अमौखिक संचार के रूप में कहा जाता है। मौखिक संचार, जब हम अपने भाव, विचार आदि को भाषा के माध्यम से बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, तब यह मौखिक संचार कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने शिक्षक के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार या प्रणाम करते हैं, तब यह मौखिक संचार का एक रूप होता है। इसमें हाथ जोड़ना अमौखिक संचार का रूप है। अमौखिक संचार इसी प्रकार से हाथ जोड़ना खुशी, आश्चर्य, दुख, प्रेम आदि भावनाओं को अपने मन में दर्शाना, अपनी आँखों, किसी के चेहरे से, उसकी आँखों से, हाथ की गति से, स्वर के उतार चढ़ाव से उसके भावों को समझना अमौखिक संचार कहलाता है। इसके बाद यहाँ आप मोटे काले अक्षरों में देख रहे हैं अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक का मतलब है इंटरपर्सनल संचार। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। इसमें श्रोता या संचारक तथा प्राप्तकर्ता दो ही व्यक्ति होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम मन ही मन कुछ योजना बना रहे होते हैं या पूजा प्रार्थना करते हैं, उस समय ध्यान में होते हुए, तब हम अंतःवैयक्तिक संचार करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति भी हम हैं और संचार भी हम अब स्वयं के द्वारा करते हैं। और इस प्रकार का जो संचार है, इसे कहते हैं अंत अर्थात अंदर, हृदय के अंदर, मन में विचार करना। जैसे पूजा करते हैं, इबादत करते हैं या कामना करते हैं, जो हम भगवान के सामने करते हैं, वो किसी को पता नहीं चलती, लेकिन संचार हो रहा है। जब हम चुपचाप बैठे रहते हैं, तब भी संचार प्रक्रिया जारी रहती है। हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, हम किसी से बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे मन में हमारा विचार चलता है। ये अंतःवैयक्तिक संचार है। उसके बाद अंतर्वैयक्तिक, अंतर अर्थात मन के बाहर, इंटरपर्सनल संचार। जब दो व्यक्ति आमने सामने होकर एक दूसरे से संचार कर रहे होते हैं, तब उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। इस संचार की सहायता से ही हम अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी आपसी संबंध विकसित करते हैं, सामाजिक पारिवारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं, जीवन में उन्नति, नौकरी व दाखिला पाने के लिए भी इसी प्रकार का संचार काम आता है। आगे है समूह संचार। जब संचार प्रक्रिया किसी जन समूह के बीच चले,
तब उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे नाम से जाहिर है समूह। उदाहरण के लिए लोकसभा, राज्यसभा में होने वाली चर्चा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं में होने वाली बैठकें, सभा में होने वाला विचार विमर्श, या प्रातः सभा में बच्चों को बताया गया ज्ञान आदि समूह संचार का एक अच्छा उदाहरण। कक्षा कक्ष में समझाना, आपसी बातचीत करना समूह संचार का एक हिस्सा है। इसके बाद है जनसंचार। जनसंचार को अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। यह आज के समय में बहुत ही प्रभावशाली है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी तकनीकी या अन्य यांत्रिक उपकरणों की सहायता से समाज के विशाल वर्ग से संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात एक साथ हजारों लाखों लोगों के साथ जुड़ते हैं, संचार करते हैं, उसे जनसंचार कहते हैं। इसमें किसी न किसी यांत्रिक उपकरण की आवश्यकता हमें लेनी पड़ेगी, चाहे वो समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो या इंटरनेट। ये जनसंचार के प्रमुख साधन है। जनसंचार इन साधनों के द्वारा, इन माध्यमों के द्वारा किया जाने वाला संचार जनसंचार कहलाता है।